अगर मेटाबॉलिज्म है तो आप हैं, मतलब हमारा अपना फंक्शनल एग्जिस्टेंस है। हम सब अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी जो है वो कर पा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म में सेल का जो डिवीजन है वो ही अल्टीमेटली क्या है, रिप्रोडक्ट करता है। तो इस ग्लूकोज का फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से पहले स्टेप में आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन जाता है, पायरुवेट। टैक्सोनॉमी जो है वो आप ये कह सकते हैं बेसिकली सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की स्टडी है। हाँ बच्चों, रैपिड रिवीजन सीरीज पीडब्ल्यू विद्यापीठ, सीकर विद्यापीठ से हम सब पीडब्ल्यू विद्यापीठ की रैपिड रिवीजन सीरीज को इनिशिएट कर रहे हैं। और आज इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन लेंगे द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के साथ साथ आपको पता है क्लासिफिकेशन का पार्ट है, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हर एक चैप्टर को पूरी एनर्जी के साथ कंप्लीट एनसीईआरटी को समराइज करते हुए डायग्राम, पिक्चर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट्स हैं उन सबको कवर करते हुए हम बात करेंगे। तैयार हो? आर यू रेडी? सबसे पहले देखिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग। जब लिविंग की बात आती है तो देखिए एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स मेंशन करती है लिविंग अपने आप में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल्स का होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या केमिकल इंटरेक्शंस के थ्रू। और ये केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उस केस में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा, उसमें रेस्पॉन्सिवनेस आएगी, उसमें एडेप्टेशन आएगा और आप ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस को वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं। सबसे पहली बात सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग आप इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है, वो सेल्फ इवॉल्विंग होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग होने के साथ साथ एक अपने आप में इंटरेक्टिव सिस्टम होता है। आप जानते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस किसी एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में अपनी सराउंडिंग के साथ डेफिनेटली वो इंटरेक्ट करेगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं वो अपने आप में एक इंटरेक्टिंग सिस्टम है और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ऑलवेज वो रेस्पॉन्ड करता है। तो लिविंग क्या है, मेरे साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स हम अगर डिस्कस करें तो देखो सबसे पहले बच्चों हम कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला आप ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसमें ग्रोथ होगा। याद रखें ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में भी होता है। ग्रोथ के साथ दूसरा हम ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? उसके बाद आप ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आप ये कहेंगे इनमें कॉन्शियसनेस एंड सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो आप ये कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों आप कह सकते हैं आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, या तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा या फिर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। और इसके अलावा जैसा अभी आप डिस्कस कर रहे थे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। क्या होंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट है, डीएनए। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं सेल्फ इवॉल्विंग या इमर्जिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। टाइम टू टाइम या ओवर द टाइम ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी प्रोसेस वो अपने आप को क्या करता है, इवॉल्व करता है, तो सेल्फ इवॉल्विंग होंगे। और इसके अलावा आप ये कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग होंगे। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सस्टेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। और फाइनली अगर मैं कहूं तो आप जानते हैं जीवन की सच्चाई मृत्यु है, डेथ। इसका मतलब फाइनली वो जो है डेथ को अचीव करेगा। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसके इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसको एग्जिस्टेंस में कैसे लाया गया या वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो आप कह रहे थे कि सेल जो होती है एक, कोई भी एक सेल आप ले लीजिए, जैसे किसी एक पर्टिकुलर सेल को हम डिस्कस करें, ये हमारे पास एक सेल है बच्चों। इस सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, इस सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होंगे। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स और क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। बताइए क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इसके अलावा प्रोटीन्स होंगे, इसके अलावा लिपिड्स या फैट सब्सटेंसेस जो हैं वो होंगे। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं या बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो आप सेल के जेनेटिक मटेरियल डीएनए को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज डीएनए इज आल्सो द
बायोमोलिक्यूल, डीएनए भी अपने आप में बायोमोलिक्यूल है। इस तरीके से ये जितने सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, इन सारे बायोमोलिक्यूल्स में होता है इंटरेक्शन। क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन होने का मतलब कौन सी रिएक्शंस एस्टेब्लिश होंगी? गुड, केमिकल रिएक्शंस एस्टेब्लिश होंगी। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये केमिकल रिएक्शंस ही फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फॉर्म में ये एस्टेब्लिश होती हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियर था ये कि ये आप थे या कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप थे नहीं, आप अभी भी हैं। और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप ये कह सकते हैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये फंक्शनल एग्जिस्टेंस में कैसे आए? तो इसका हर एक जो सेल है, उस सेल में ये जो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके इंटरेक्शन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस आ रहे हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इज द मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म जो है वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा उसका कैसा एग्जिस्टेंस आएगा? लिविंग एग्जिस्टेंस आएगा। तो हम सब लिविंग एग्जिस्टेंस शो करते हैं, या ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग एग्जिस्टेंस शो करता है तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मेटाबॉलिज्म। आप ये कह सकते हैं दिस मेटाबॉलिज्म इज द फंडामेंटल बेसिस फॉर लिविंग एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये लिविंग एग्जिस्टेंस में अगर आ रहा है तो फंडामेंटल बेसिस क्या है? मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म है तो आप हैं, मतलब हमारा अपना फंक्शनल एग्जिस्टेंस है। हम सब अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी जो है वो कर पा रहे हैं, हम अपना लिविंग एग्जिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं। और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो आप ये कह सकते हैं फंक्शनल एग्जिस्टेंस नहीं आ पाएगा। अब देखिए वन बाय वन इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला कैरेक्टर बच्चों यहां लिया गया है ग्रोथ। आप ये जानते हैं ग्रोथ का मतलब बेसिकली क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। अल्टीमेटली ग्रोथ जो है वो लिविंग सिस्टम और नॉन लिविंग सिस्टम दोनों में होती है। तो ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हम कहते ही हैं, साथ में आप ये कह सकते हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में भी हो रही है, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो आप ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं? प्रोजेनी। अच्छा, मेटाबॉलिज्म अभी आपने डिस्कस किया था, द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इस मेटाबॉलिज्म से आप ये कह सकते हैं क्या आया? इससे लिविंग एग्जिस्टेंस क्रिएट किया गया, या लिविंग एग्जिस्टेंस जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एस्टेब्लिश हो पाया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म आइदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होंगे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की एग्जिस्टेंस बच्चों दिखेगी सेल्फ, कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी, ऐसे करके कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, आगे डिटेल में बात करेंगे। कॉन्शियसली अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड कर रहा है, जैसा आप अभी कॉन्शियसली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो सेंसिटिव भी है और वो अपने एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेस्पॉन्सिवनेस एक तरीके से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें वहां दिखाई दे रही है। अब जो जनरल कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स की जो बेसिक डिटेल है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात इसमें लिखा है प्लांट में ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस होता है थ्रू आउट लाइफ स्पैन। क्यों होगा बताओ? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कहां प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बच्चों? तो आप कहते हैं बेसिकली जो एपिकल पार्ट्स हैं, बेसिकली जो एपिकल पार्ट्स हैं, उन एपिकल पार्ट्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एग्जिस्टेंस होती है। इनिशियली अगर आप देखेंगे, जैसे ये प्लांट का एक एक्सिस हमने डिजाइन किया, तो इस एक्सिस में ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये सूट अपेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इसको अगर आप देखेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रूट एपिकल मेरिस्टेम को। ठीक है, तो प्लांट्स में होने वाली जो ग्रोथ है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस के कारण थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है। क्या आप बता सकते हैं मेरिस्टेम के कारण थ्रू आउट लाइफ स्पैन ग्रोथ होती है, तो इस ग्रोथ को कैसा बोलेंगे अपन? This growth will call as the open growth। इसके बाद देखिए एनिमल्स में होने वाली जो ग्रोथ है वो कह रहा है लाइफ के कुछ सर्टेन फेजेस में ही होती है। ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक सर्टेन फेजेस में ही ग्रोथ होती है। तो बच्चों ग्रोथ को क्या बोलेंगे अपन? क्लोज्ड ग्रोथ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, सो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इससे पहले ग्रोथ के बारे में दो और स्पेसिफिक पॉइंट्स इंक्लूड करिए अपने मैटर में। सबसे पहली बात आपने कहा था ग्रोथ इज बेसिकली द इंक्रीज। किस किस में इंक्रीज? इंक्रीज इन मास
एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। क्या मैं ये कह सकता हूं बोथ आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। दिस इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये ट्विन कैरेक्टर है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए, इंक्रीज तो एग्जैक्टली नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे आप सैंड ड्यून्स एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर आप ये कह सकते हैं डस्ट डिपॉजिट हुई, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर किसी भी तरीके का कोई मटेरियल डिपॉजिट हुआ, वो डिपोजिशन, वो एक्यूमुलेशन अल्टीमेटली ग्रोथ कहा जाएगा। बट वो जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ में ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको ऑब्जर्वेशन में नहीं मिलेंगे। वहां मास इंक्रीज हो सकता है, सेल्स के एग्जिस्टेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनमें भी ग्रोथ होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स से होने वाले ग्रोथ में और उसमें फर्क क्या है, तो की पॉइंट्स यहां मेंशन करिएगा आप। आपको पता है लिविंग थिंग्स जो हैं उसमें होने वाला जो ग्रोथ होता है वो ऑलवेज होता है इंट्रिंसिक। क्या है? और नॉन लिविंग में होने वाला ग्रोथ आप कहेंगे यहां ग्रोथ जो होता है वो कैसा? एक्सट्रिंसिक। जैसे सेलुलर लेवल पे अगर मैं ग्रोथ कहूं तो आप कहेंगे सेल लेवल पे ग्रोथ जो होती है वो होती है इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो है उसमें इंक्रीज हुआ। हाँ, प्रोटोप्लाज्म भी अगर आप बोलते हैं तो सही बात है। इस तरीके से ये ग्रोथ हो जाएगी। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को कहा गया इनसाइड। तो ग्रोथ से रिलेटेड आपको बेसिक रेफरेंसेस यही ध्यान रखने हैं। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो कंक्लूड करें, ग्रोथ इज द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट द। क्लियर है? नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे जब अपन आते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या है? आप ये कहेंगे दिस इज ए बायोलॉजिकल और वाइटल प्रोसेस। इस बायोलॉजिकल और वाइटल प्रोसेस में होगा क्या? यहां कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन अगर करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है ये क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से ये क्या बनाएंगे? प्रोजेनी। तो इनके रिप्रोड्यूस होने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? आप कहेंगे बायोलॉजिकल और वाइटल प्रोसेस है जिसके थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखना चाहते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं, इन पेरेंट्स से क्या बनाई जा रही है? प्रोजेनी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। अब कह रहा है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होती है बच्चों, ये लॉर ऑर्गेनिज्म का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लॉर ऑर्गेनिज्म में आप ये कह सकते हैं क्या है? ये इन जनरल लॉर ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। डेफिनेटली हायर ऑर्गेनिज्म में भी आपको रिप्रोडक्टिव प्रोसेस देखने को मिलती हैं। इवन आप जब एनिमल्स के केस में भी बात करेंगे तो आगे हम सब्जेक्ट में डिटेल पढ़ते हैं पार्थेनोजेनेसिस। आपको ध्यान होगा पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, उसके बाद अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात क्लियर कर लीजिए, लॉर ऑर्गेनिज्म में कॉमन था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉर ऑर्गेनिज्म तक रेस्ट्रिक्टेड है, हायर ऑर्गेनिज्म में भी होगा। पार्थेनोजेनेसिस जैसी एक्टिविटी मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में आपको ये देखने को मिलेगी, यहां जो ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी बनेगी वो जेनेटिकली क्या होगी? जेनेटिकली आइडेंटिकल, और आप ये कहेंगे जेनेटिकली सिमिलर। इसका मतलब क्या? वो क्लोन कहे जा सकते हैं, दे मे कॉल एज द क्लोन। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो वेरिएशंस को लीड करवाती है। किसको? वेरिएशंस को लीड करवाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बच्चों बेसिकली क्या होगा? सबसे पहले आप कहेंगे गैमेट फॉर्मेशन। क्या कह सकते हैं अपन? गैमेट फॉर्मेशन के बाद ये गैमेट मैच्योरेशन में जाएगा, ट्रांसफर होगा, और फाइनली जो है ये गैमेट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से आप कहेंगे फाइनली जाइगोट बन के नया ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्मेशन में आ जाएगा। अच्छा, एनसीईआरटी का यहाँ एक स्टेटमेंट है बहुत जरूरी जो आपको ध्यान रखना है। क्या स्टेटमेंट है? एनसीईआरटी ये लिख के देती है आपको रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। तो देखो, यहाँ प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस की जा रही है, इसी में मैं ले लेता हूं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने कहा जो प्रोजेनी बच्चों प्रोड्यूस की जा रही है, दिस प्रोजेनी इज क्वाइट सिमिलर। इफ क्वाइट सिमिलर तो इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। ये जो टाइप है वो कौन सा हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं?
दूसरा प्रोजेनी अपन कह रहे हैं मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। ये एनसीईआरटी ने लिखा है मोर और लेस सिमिलर। अब बच्चों अगर ये मोर और लेस सिमिलर है तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ये अगर मोर और लेस सिमिलर है तो डेफिनेटली आप कहेंगे यहां क्या आए, वेरिएशंस, और वेरिएशंस आए तो रिप्रोडक्शन का टाइप क्या हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब नेचर में सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। आप अगर लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म जाएं तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हायर ऑर्गेनिज्म में मोर कॉमन है, आप ये भी कह सकते हैं दिस इज द मोर कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। लोअर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, किसको छोड़कर, मोनेरा या बैक्टीरिया को छोड़कर। तो जल्दी जल्दी रिकॉल करो आप, देखो क्या किंगडम मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, आप कहेंगे एब्सेंस होती है। इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां क्या होगा, बताएंगे आप, पैरासेक्सुअलिटी, पैरासेक्सुअलिटी होगी। क्लियर, वहां पैरासेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद अगर आप देखें आगे तो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा से आप कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोटिस्टा में होगा। बच्चों फंजाई और प्लांटी दोनों में होता है, फंजाई और प्लांटी दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। इसके बाद एनिमेलिया जो है उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक किंगडम मोनेरा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। अच्छा, यहां से एक और सिग्निफिकेंट रेफरेंस जो है वो हमें देखना है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या थ्रू आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने सारे हैं उन सब में होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप ये कहेंगे नेचर में अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ है, नेचर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर इंट्रोडक्शन हुआ है तो नेचर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने का सिर्फ एक तरीका है, उसको आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में इंट्रोड्यूस तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ही होंगी, बट सर्वाइवल के लिए आप ये कहेंगे रिप्रोडक्शन नॉट एसेंशियल। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है नॉट एसेंशियल, रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल नहीं है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे आप कह सकते हैं वहां प्रेजेंट है म्यूल, इसके अलावा वहां इनफर्टाइल या फिर आप कह सकते हैं स्टेराइल ह्यूमन कपल, ठीक है, डॉन कह सकते हैं। और इसके अलावा आपको वहां वर्कर बी जो है वो बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये कवर कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है दैट इज नॉट एसेंशियल टू सर्वाइव। अब ओवरऑल अगर हमें कंक्लूड करना हो कि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा क्या, तो वापस पीछे वाले पे आ जाते हैं। देखो एनसीईआरटी ने लिखा है मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स हैं, वर्कर भी हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसने नहीं होने दिया, म्यूल्स, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इन्होंने ही रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होने दिया। अदरवाइज ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता। ठीक है, अब देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए, लेकिन यहां यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसको मर्ज करते हैं दोनों को अपन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इनको दोनों को अपन बच्चों मर्ज करते हैं। अगर मैं पहला केस लूं, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बताइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये क्या होगा, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी। आप कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी। इसको इंक्लूसिव क्यों कहा जा रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रही है इसका मतलब सेल डिवाइड हो रही है, एंड बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का जो डिवीजन है वो ही अल्टीमेटली क्या है, रिप्रोडक्शन है। जैसे आप ये कहेंगे एक ये सेल थी मदर सेल, या किसी यूनिसेल्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप डिस्कस कर रहे हैं, यहां सेल का डिवीजन हुआ, दिस डिवीजन आल्सो रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप ये कहेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो क्या होगी, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, वो कंप्लीटली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब वहां रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिकली लाया जाएगा।
जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्पेसिफिकली लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, जैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लियर है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को आप ये क्लियर कर चुके हैं कि जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हमने कहा ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलें। तो देखो अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास है। इससे पहले यहां कुछ ये जो विजुअल्स हैं वो देख लीजिए आप। जैसे आपको ये दे रखा है यूनिसेलुलर फॉर्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर फॉर्म अमीबा दे रखा है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है वो फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, और यहाँ फ्यूजन की प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म जो क्रिएट हो रहे हैं, क्या ये रिप्रेजेंट करता है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ? तो अभी जो मैं कह रहा था, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्लूसिव? ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? इंक्लूसिव। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगला देखो डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म। आपको पता है मेटाबॉलिज्म जो है वो फंडामेंटल बेसिस है। क्या है? फंडामेंटल बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपने कहा सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो आप हैं, आपकी बॉडी में जितनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो सम टोटल है वो आप जानते हैं क्या कहा जाएगा? मेटाबॉलिज्म। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग एग्जिस्टेंस कैसे आया, तो आपका सीधा जवाब ये आएगा कि लिविंग एग्जिस्टेंस आया जस्ट बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को आपने कहा फंडामेंटल बेसिस है। मेटाबॉलिज्म एस्टेब्लिश कैसे हुआ? तो अभी हमने सेल से शुरू करके डिस्कस किया था बच्चों। आपने कहा था कोई एक सेल है, इस सेल के जो कंपोनेंट्स हैं या इस सेल के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इन बायोमोलिक्यूल्स में क्या होगा? इंटरेक्शन। ये कौन सा इंटरेक्शन है? केमिकल इंटरेक्शन। इस केमिकल इंटरेक्शन से क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? आप कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं यही फर्दर किसको एस्टेब्लिश करती हैं? मेटाबॉलिज्म को। तो जितनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये मेटाबॉलिज्म है। अब एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखो एनसीईआरटी ने यहां लिखा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन परफॉर्म आउटसाइड द सेल, या सेल फ्री मीडियम में वो परफॉर्म करवाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे इस पे आते हैं अपन। एनसीईआरटी लिखती है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन परफॉर्म आउटसाइड द सेल। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सेल फ्री मीडियम जो होगा, इस सेल फ्री मीडियम में बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो क्या करवाई जा सकती हैं? परफॉर्म करवाई जा सकती हैं। ये सेल फ्री मीडियम में मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करवाई जा सकती हैं, बट मेटाबॉलिज्म कैन नॉट। कह रहा है मेटाबॉलिज्म नहीं करवाया जा सकता, मतलब मेटाबॉलिज्म वहां बाहर परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। आप में से कोई इसकी एक्सप्लेनेशन बता सकता है कैसे ये होगा? आप में से कोई भी इसकी एक्सप्लेनेशन बताएगा जल्दी से? मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल फ्री मीडियम में, मतलब बाहर एक्सटर्नल मीडियम में परफॉर्म करवाई जा सकती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? हाँ जी। अगर हमें कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो हम उसमें प्रोटीनेज डालेंगे तो वो डाइजेस्ट कर रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर रहा है, पर वो सेल फ्री एनवायरनमेंट में लेबोरेटरी में करवा रहा है। जैसे एक्सटर्नल मीडियम में आपने लैब में करवा लिया, आपका कहना यह था कि जैसे प्रोटीन है उसको डिग्रेड करवाना था या डाइजेस्ट करवाना था, तो डेफिनेटली सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बाहर तो हो गई। अच्छा, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप ये जानते हैं बच्चों, ये सेल है, इस सेल में रेस्पिरेटरी प्रोसेस में आप पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो है वो एंटर करता है ग्लू ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और ये जब ग्लूकोज एंटर करता है तो इस ग्लूकोज का फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से पहले स्टेप में आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन जाता है? पायरुवेट। तो बेसिकली आप क्या करवा रहे हैं? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्या ये जो ब्रेकडाउन है, अब आपने आधा आंसर बताया था, आपने कहा था प्रोटीन डाइजेस्ट या डिग्रेड किया जा सकता है, लेकिन वो डिग्रेड और डाइजेशन जो है वो इनसाइड बॉडी हो रहा है, तो सिमिलर रिएक्शंस तो हो रही है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो बाहर करवाई जा रही हैं, बट मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं करवाया जा सकता? इसका जवाब कोई बताएगा आप में से? मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल परफॉर्म करवाई जा सकती हैं, जैसे हमने कहा टेस्ट ट्यूब में या सेल फ्री मीडियम में भी ये ब्रेकडाउन करवाया जा सकता है, बट मेटाबॉलिज्म को नहीं परफॉर्म करवाया जा सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शन एक सिंगल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक कनेक्शन मेटाबॉलिक सिंगल रिएक्शन नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस भी हो सकती हैं ना, होती भी हैं।
इसका देखिए परफेक्ट जवाब, अभी भी कोई है आप में से जो परफेक्ट आंसर बताने का कॉन्फिडेंस रखता है कि सर परफेक्ट जवाब ये आएगा? ठीक है, मैं तब तक इसमें ड्रॉ करता हूं, आप डिसाइड करके बता दो कौन परफेक्ट आंसर बताएगा। मैंने कहा कोई एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन मैं करवा रहा था, ये अपने आप में एक सिंगल रिएक्शन थी, और इस सिंगल रिएक्शन को और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस को एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूं, इस सेल के साइटोप्लाज्म में, इस सेल के साइटोप्लाज्म में जो होने वाली, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं मोस्ट ऑफ रिएक्शंस जो हैं, उन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस को आप एक्सपेरिमेंटली या आप कहेंगे प्रैक्टिकली बाहर परफॉर्म करवा सकते हैं। इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो आपने, सिमिलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो परफॉर्म करवा ली, बट मेटाबॉलिज्म आप परफॉर्म नहीं करवा पा रहे। हाँ जी, मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड ऑफ सेल बोलेंगे तो जो रिएक्शन ऑर्गेनिज्म में हो रही है वही सेल के अंदर परफॉर्म नहीं तो उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, बट वही जो रिएक्शन ऑर्गेनिज्म में हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आपका कहना ये है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है उसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलते? नहीं, ऐसा नहीं है। द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अभी भी कोई है जो बता पाएगा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो आपने कहा आउटसाइड ऑफ द सेल परफॉर्म करवाई जा सकती हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म करवाए जाते। रिएक्शन की बात करें तो जैसे कि अभी बताया कि अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो हम उसे टेस्ट ट्यूब में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ग्लाइकोलाइसिस जैसे हो रहा है, हाँ, वो एक जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हो रही है, जैसे आपने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा लिया तो ब्रेकडाउन तो बाहर भी हो सकता है, बट दिस ग्लाइकोलाइसिस, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीएस साइकिल और जो क्रेब्स साइकिल है उनका बहुत सारा जो है साइमल्टेनियस जो इन्वॉल्वमेंट है, होगा, तो वो जो है वो एक रिएक्शन के थ्रू परफॉर्म नहीं करा सकते। बिल्कुल ठीक बात है। आपने ये कहा कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो ब्रेकडाउन में लाया तो जा सकता है, लेकिन उससे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन विद इन सेल स्टेब्लिश होता है वो बाहर स्टेब्लिश नहीं करवाया जा सकता। जैसे देखो, बहुत मैं क्लियर इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आपने क्या किया, ग्लूकोज को बाहर टेस्ट ट्यूब में लाके ब्रेकडाउन में आप ले गए, तो आपने ग्लूकोज को बाहर टेस्ट ट्यूब में लाके तोड़ा। अब इसको तोड़ने से आपने कहा कि जो केमिकल रिएक्शन थी, सिमिलर केमिकल रिएक्शन तो आपने टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवा ली, लेकिन आपकी सेल में, मेरी सेल में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है या ग्लूकोज जब टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर? और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को रेस्पिरेशन में आप जानते हैं, वो जो रिलीज एनर्जी है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन से या उनके टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको स्टोर किया जा रहा है, और अल्टीमेटली वो सेलुलर एनर्जी और मेटाबॉलिक एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है, और उसी मेटाबॉलिक एनर्जी और सेलुलर एनर्जी से हमारा सबका सर्वाइवल मेंटेन हो पा रहा है। हम सब, मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम डेली रूटीन की एक्टिविटीज अपनी कर पा रहे हैं, लेकिन क्या टेस्ट ट्यूब में आपने ग्लूकोज तोड़ा या किसी तरीके का कोई एनर्जी कंपाउंड ब्रेकडाउन में आप लाए तो टेस्ट ट्यूब से आवाज नहीं आएगी? क्या हुक्म है मेरे आका? संभव है? आपको लगता है कि वहां से आवाज आएगी? जैसे आपकी सेल्स में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो है वो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी के कारण आप बोल पा रहे हैं, तो यहां से ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत सिंपल और कंस्ट्रक्टिव आंसर ये है, साइटोप्लाज्म जो है इसमें होने वाली मोस्ट ऑफ रिएक्शंस को हो सकता है आप बाहर परफॉर्म करवा लें, लेकिन मेटाबॉलिज्म को इसलिए नहीं करवा पाएंगे बिकॉज इन केमिकल रिएक्शन से जो बाहर आप करवा रहे हैं उससे फंक्शनल कोऑर्डिनेशन आप स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन कैन नॉट स्टेब्लिश। ये बच्चों इसका परफेक्ट आंसर है। अगर आप बाहर रिएक्शंस करवा भी रहे हैं तब भी आप ये कहेंगे कि उन केमिकल रिएक्शन से फंक्शनल कोऑर्डिनेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। सेल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस और थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर एबल और कैपेबल टू स्टैब्लिश ए फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, जिससे हम जिंदा रह रहे हैं, जिससे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म भी आपका अपना एक तरीके से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको बनाए हुए है, जो आपको एक तरीके से सर्वाइवल में लाए हुए है। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, हम बात करते हैं ना, आप पे कई सारे लोग हक जताते हैं, अधिकार जताते हैं, कुछ कहता है, कोई कहता है ये मेरा, मैं इसका, तू किसका, कौन किसका, कोई किसी का नहीं। अल्टीमेटली आपका अपना मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी तो आपका अपना मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म है तो आप हैं, आपके बाकी सारे रिलेशनशिप, सारे रिश्ते, सारे दावे, सारी बातें फेल हो जाती हैं जब कौन फेल हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के फेल होने का मतलब खत्म, अब इसके बाद आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो कंफर्म करें इसको। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं इसमें देखो दो टाइप की रिएक्शंस होंगी, एक कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, इसको क्या कहेंगे आप, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, और ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है ये क्या होंगी, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। ऑब्वियस है मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, क्या ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम कह रहे हैं एनर्जी बेस्ड होंगी?
डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं ये एनर्जी बेस्ड होंगी और एनर्जी कंज्यूमिंग होंगी, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिज्म को हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप सीधा ही कंक्लूड कर दीजिए, भले ही बैक्टीरिया से लेकर हमारे तक, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, आप ये कहेंगे ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है और वहां मेटाबॉलिज्म स्टेब्लिश हो रहा है। तो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड इट इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो यहां कंक्लूड आप कर सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ साथ आप बच्चों कहेंगे क्या है ये, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? याद रखें रैपिड रिवीजन चल रहा है हमारा, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब है उसी तरीके से, उसी स्पीड और एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के साथ हम चीजें कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। तो देखिए एक सेल से ऑर्गेनिज्म अगर बना है तो आप इसको यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे। कैसा ऑर्गेनिज्म? तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होगा? आप किंगडम मोनेरा की बात अगर बच्चों करेंगे तो किंगडम मोनेरा में आप कहेंगे कौन सी सेल्स हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन सी सेल्स? लेकिन किंगडम मोनेरा के बाद आप प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक की बात करेंगे तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा से लेकर किंगडम एनिमेलिया तक यहां प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, आइदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। क्लियर? अब देखो इसमें यूनिसेल्ड फॉर्म हो सकते हैं, मल्टीसेल्ड फॉर्म हो सकते हैं। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होगा ही, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी होगी। इसको बहुत शॉर्ट में हम जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं जो वायरस है या वायरसेज हैं, इसके अलावा बच्चों विरोइड्स हैं, इसके अलावा प्रियॉन्स हैं, ये जो एक तरीके से केमिकल इन्फ्लुएंसेज या केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो फर्दर वायरसेज और विरोइड्स आप जानते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी रिप्रेजेंट कर देते हैं विद इन होस्ट सेल, इनको लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता। व्हाई दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द लिविंग? इनको लिविंग कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये सेल लैक करते हैं, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस होती तो क्या होते? ये डेफिनेटली ये लिविंग कंसीडर किए जाते। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस नहीं है इसलिए लिविंग कंसीडर नहीं किए जाते, जबकि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं सेल जो है या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात अगर हम करें तो ब्रीफिंग अपन कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा में यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म ही होंगे और किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसमें भी कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म में आपके पास किंगडम है फंजाई, आपके पास किंगडम है प्लांटी और आपके पास किंगडम है, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस देखो बच्चों मिलते हैं। ये एक्सेप्शंस ये शो करते हैं कि इन किंगडम्स में भी कुछ एक ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर, जो आगे आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें बात करेंगे। लास्ट वन है कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी जो है, इस कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी को समझने के लिए, सेंसिटिविटी इसको समझने के लिए अपन किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, आप ये मानिए ये कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिज्म का अपना सराउंडिंग है, ठीक है? इसका अपना जो सराउंडिंग है उसमें 2 टाइप के कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। एक आप कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स इसके सराउंडिंग में है और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आप कह सकते हैं जैसे कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। किस किस को काउंट करूं क्लाइमेटिक फैक्टर्स में? तो आप कहेंगे यहां टेम्परेचर को काउंट किया जा सकता है, लाइट को काउंट किया जा सकता है, इसके अलावा वाटर, ठीक है? ये सब यहां काउंट किए जा सकते हैं। वाटर जो प्रेसिपिटेशन में भी काउंट होता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं इसके सराउंडिंग में सॉइल भी हो सकता है, जैसे प्लांट्स और वेजिटेशंस के केस में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। सॉइल जो होता है बच्चों इसको बेसिकली काउंट किया जाता है एडेफिक फैक्टर। क्या काउंट किया जाएगा? इसको एडेफिक फैक्टर्स के फॉर्म में काउंट किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं
ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, तो यहां आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए इसके सराउंडिंग में कुछ पैथोजेंस हैं, ठीक है, इसकी सराउंडिंग में कुछ पैरासाइट्स हैं, इसकी सराउंडिंग में आप ये कह सकते हैं कुछ प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, और इसकी सराउंडिंग में कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस हमने यहां ले लिए हैं। क्लियर? अब देखो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ये ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक, जैसे एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट जब ये कर रहा है, ये टेम्परेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। लाइट इंटेंसिटी जो है, आप जानते हैं लाइट और टेम्परेचर दोनों इंटीग्रेटेड फैक्टर होते हैं, तो ये टेम्परेचर के साथ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को या रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहा है। वाटर आप जानते हैं इसके सेल्स का मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी है, और इन फैक्टर्स के कारण आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल जो सर्वाइवल है वो मेंटेन होता है। फर्दर मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के कारण इन फैक्टर्स में भी साइमल्टेनियसली माइनर चेंजेस आते हैं। इधर फिर देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स आपने जो लिए, किसी एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में अगर पैथोजेंस ज्यादा होंगे तो पैथोजेंस के ज्यादा होने का मतलब ये होगा उसका सर्वाइवल रिड्यूस हो जाएगा। पैरासाइट्स ज्यादा होंगे तो भी सर्वाइवल कम हो जाएगा। प्रीडेटर सर्वाइवल को खत्म ही कर देगा और कॉम्पिटिटर्स भी सर्वाइवल को रिड्यूस कर देंगे। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, रेस्पॉन्स दे रही है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ आप ये कह सकते हैं क्या है, रेस्पॉन्स है। और इसका ये जो रेस्पॉन्सिवनेस है या रेस्पॉन्सिव बिहेवियर है, इसका जो रेस्पॉन्सिव बिहेवियर है, ये रेस्पॉन्सिव बिहेवियर क्यों आया? नहीं, आप कहेंगे सबसे पहले जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? आप ये कहेंगे लाइट इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है, ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, इन सारे फैक्टर्स में होने वाले चेंजेस को सबसे पहले ये डिटेक्ट करेगी। और ये डिटेक्ट किससे कर पाएगी? इसका मतलब कोई भी नॉनसेंस नहीं होता। नॉनसेंस नहीं होता इन द सेंस ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज द सेंसिटिव। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस होता है, वो सेंसिटिव होती है, और उसकी जो सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी के कारण अपने सराउंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिटेक्ट करते हुए वो क्या करती है, अपना रेस्पॉन्सिव बिहेवियर देती है। जैसे ही उसका सेंसिटिविटी एंड रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करता है, दो वर्ड बोल रहा हूं मैं, क्या? रेस्पॉन्सिव बिहेवियर किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था? सेंसिटिविटी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो बच्चों जैसे ही सेंसिटिविटी के साथ इसका रेस्पॉन्सिव बिहेवियर कोऑर्डिनेट करता है, अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंट करती है कि ये क्या है, कॉन्शियस है। मतलब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कॉन्शियसनेस है वो सामने आता है। जो कॉन्शियसनेस क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? आप कहेंगे डेफिनेटली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, और ये जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ एक एडजस्टमेंट बनाता है। तो कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर कर लें तो फाइनली मैं लिख देता हूं, ये जो है वो क्या है, देखो फाइनली हमने कह दिया ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अब इसमें देखो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस और ऐड किया गया है। सेल्फ कॉन्शियसनेस को जल्दी से चेक करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस में सिर्फ एक केस डिस्कस कर लो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है एक कोमा पेशेंट लेइंग ऑन द बेड। ठीक है, अब ये जो कोमा पेशेंट है, ये कोमा पेशेंट जब यहां हॉस्पिटल में आप ये कह रहे हैं लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है, मतलब इसको सरवाइव करने के लिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। जैसे मान लो आप ये कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल केयर में है, ठीक है, किसी ऑपरेशन थिएटर में किसी पेशेंट का कहीं इलाज चल रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कहीं कोई और कैजुअलिटी हुई है, तो वहां इसको लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे मैं ये कह दूं कि इसको सीधा सीधा सा आप सपोर्ट दे रहे हैं, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सपोर्ट लगातार इसको दिया जा रहा है, तब इसका सर्वाइवल मेंटेन हो पा रहा है। अब अगर इस सपोर्टिंग सिस्टम पे ये सर्वाइव कर रहा है तो क्या ये रेस्पॉन्स दे रहा है? डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन इसको जो दी जा रही हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात आप कर रहे थे, या फिर आप इसको कुछ एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, या फिर आप बच्चों इनको कुछ ड्रग्स दे रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं। आगे जाके आप सब ये करेंगे तो ये मेडिसिन, ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स जब आप इस पेशेंट को दे रहे हैं, इसकी बॉडी इनको रेस्पॉन्ड करती है। अब कोमा पेशेंट वाली केस में दो बातें हो सकती हैं। जब इसकी बॉडी को मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दिया गया तो इस कोमा पेशेंट की जो स्थिति है उसमें सुधार हो सकता है। मतलब क्या होगा इसमें? या तो इंप्रूवमेंट होगा,
अगर इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो आप कहेंगे डेफिनेटली जो है वो डे बाय डे रिकवर करेगा और अल्टीमेटली हमारी तरह जो है वो ये क्या करने लगेगा, रेस्पॉन्ड करने लगेगा। तो पहली काम की बात तो क्या कोमा पेशेंट जो होता है वो रेस्पॉन्सिव नहीं होता, तो आप कहेंगे नहीं ये गलत बात है, कोमा पेशेंट भी रेस्पॉन्सिव होगा, लेकिन इसका जो रेस्पॉन्स है, इसका जो रेस्पॉन्स है वो आप कह सकते हैं क्या हो सकता है, रिड्यूस्ड और हाईली रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड और ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रिड्यूस्ड ही होगा या हाईली रिड्यूस्ड होगा, कंडीशंस पे ये डिपेंड करेगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं डैमेज हो गया है या सिस्टम फेलियर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये हाईली रिड्यूस है, तो डेफिनेटली ये रेस्पॉन्सिवनेस तो शो करेगा, बट इसका रेस्पॉन्स जो है वो रेस्पॉन्स डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पे। तो अल्टीमेटली कोमा पेशेंट जो है उसको अपन लिविंग कंसिडर करेंगे, लेकिन कोमा पेशेंट जो है जैसे जैसे रिकवरी करेगा ऑर्डिनरी बिहेवियर करने लगेगा। इसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस को ह्यूमन का कैरेक्टर ही माना गया है। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसको सिर्फ ह्यूमन का कैरेक्टर ही क्यों कहा गया है, इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। देखिए ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म आप कह रहे हैं कॉन्शियस है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने नेचर में, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास होने वाले चेंजेस को लेके कॉन्शियस है, लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस और उसकी जो सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी से क्या वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो कर रहा है? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बेसिकली इंडिविजुअल ओरिएंटेशन से आता है। जैसे ह्यूमन जो है वो आने वाले टाइम में क्या होगा, तुम विचार कर सकते हो, तुम्हारा अपना थॉट प्रोसेस है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको संभावनाएं पता है, आप जो है वो एक अपने आप में थॉट प्रोसेस के थ्रू मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हो। ये सब बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म करने में इतना कैपेबल नहीं है। और इसका सबसे परफेक्ट और कंस्ट्रक्टिव आंसर अगर मेरी समझ के हिसाब से मैं दूं तो मैं ये कह सकता हूं ह्यूमन जो है वो इवोल्यूशनरी मोस्ट सक्सेसफुल है। क्या है? ये इवोल्यूशनरी मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। इवोल्यूशनरी इसका मोस्ट सक्सेसफुल होना इस बात को इंडिकेट करता है कि नेचर ने जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाए थे उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी का कैरेक्टर दिया था, फिर भी ह्यूमन डोमिनेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है ह्यूमन डोमिनेंट? क्योंकि ह्यूमन ने अपने आप को सेल्फ ओरिएंटेड रखते हुए जो अपना थॉट प्रोसेस है या प्रोग्रेसिव उसकी जो नेचर है या जिस तरीके से चीजों पे वो कमांड करता है, नेचर की थिंग्स जो है उन पे कमांडेबल उसकी जो अप्रोच है, इन सब से अपने आप को क्या कर लिया, इवोल्यूशनरी मोस्ट सक्सेसफुल कंडीशन में वो ले आया। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस को सिर्फ किसका कैरेक्टर माना जाता है? ह्यूमन का कैरेक्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं। आप में से कोई बताएगा? What of the following do not reproduce? म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा और इसी के कारण जो इसी के कारण जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? ठीक है, अब आते हैं अपन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखिए डाइवर्सिटी में आपको दे रखा है ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है अर्थ पर वो बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में कंसिडर की जा रही है। ये जो ऑर्गेनिज्म है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज या नंबर है। और टेक्सोनॉमी जो है वो आप ये कह सकते हैं बेसिकली सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की स्टडी है। ठीक है, अब इसके बाद में जो टेक्सोनॉमी है वो क्या है, किसको टेक्सोनॉमी आप कहेंगे? कोई आप में से बता सकता है टेक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपने कहा बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी थी यहां। क्या थी? ये जो बायोडाइवर्सिटी यहां एग्जिस्ट कर रही थी जिसमें आपने कहा नंबर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज थे। अब 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो यहां एग्जिस्ट कर रही थी, इनकी एक सिस्टमेटिक स्टडी बच्चों करना जरूरी थी। इनकी सिस्टमेटिक स्टडी अगर होती तभी आप ये कह सकते हैं साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक स्टडीज डेवलप की जा सकती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, एक प्रिंसिपल और प्रोसीजर वाला ब्रांच और साइंस डेवलप किया गया। तो आप ये कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। इसी को बच्चों अपन क्या कह देंगे? टेक्सोनॉमी। यही क्या कंसिडर किया जाएगा? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी अपने आप में साइंस का वो ब्रांच है जो साइंटिफिक स्टडी या फिर सीक्वेंस में या सिस्टमेटिक स्टडी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को बताता है। मतलब क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, क्या तौर तरीके होंगे, इन सबको एक्सप्लेन करता है। उसी को आप क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में बेसिक कैटेगराइजेशन जब आप करते हैं तो एक होता है क्लासिकल, कौन सा? क्लासिकल टेक्सोनॉमी, इसमें ऑर्डर रेफरेंस सारे आते हैं। और दूसरा बच्चों हम कैटेगराइज करते हैं तो इसमें क्या आता है? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इसमें क्या आएगा? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लियर है? नेक्स्ट है
सिस्टमेटिक एक टर्म आता है, देखिए सिस्टमेटिक लैटिन सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली मॉडर्न टेक्सोनॉमी का टर्म है। किसका? मॉडर्न टेक्सोनॉमी का टर्म है। इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं टेक्सोनॉमी अलोंग विद फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी के साथ अगर मैं ऐड कर दूं, टेक्सोनॉमी के साथ क्या ऐड करूं? फाइलोजेनी अगर इसके साथ में ऐड कर दूं तब भी आप ये कह सकते हैं क्या हुआ? ये सिस्टमेटिक हुआ, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का ही पार्ट है। आपको पता है सिस्टेमा नेचुरी यहां जो है वो एक पब्लिकेशन है दैट वाज रिटन बाय कैरोलस लिनियस। और ये जो कैरोलस लिनियस है इनको आप जानते हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इनको बच्चों कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो बेसिक प्रोसेसेस यही थे। आपने कहा कहीं भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हमें सिस्टमेटिक पोजीशन क्रिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन। हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे कैरेक्टर्स देखेंगे। पहले से जो ढूंढा गया, खोजा गया, इन्वेंट किया गया या डिस्कवर कर लिया गया उससे मैच करके हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप ये कह सकते हैं जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे और इंटरनेशनल जो रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे? उसका नोमेनक्लेचर। सो दीज आर द 4 फंडामेंटल बेसिस ऑफ द टेक्सोनॉमी: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इनमें हर एक टर्म को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैरेक्टराइजेशन क्या है? कैरेक्टर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हैं, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकते हैं। आपने किसी प्लांट को देखा तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। उस प्लांट को देखने के बाद मतलब उसके एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ उसके सेल से रिलेटेड या डेवलपमेंटल प्रोसेस से रिलेटेड कुछ और फीचर्स आप ले सकते हैं जो इंटरनल फीचर होंगे। तो उन फीचर्स के बेसिस पे आप कैरेक्टराइज करेंगे। दिस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? अर्लियर आइडेंटिफाइड जो है, या फिर आप कह सकते हैं अर्लियर जो डिस्कवर्ड है। इस अर्लियर डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म के साथ हम इसको मैच करेंगे। और जब हम इसको मैच करेंगे आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म के साथ तो हम आप ये कह सकते हैं क्या कर पाएंगे? इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो आपने कहा कन्वीनियंट कैटेगरी में रखना या ग्रुपिंग करना जो है वो ही क्या है? ठीक है। अब ये देखो टेक्सा और टेक्सोन एक टर्म आता है जो आगे भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। टेक्सा और टेक्सोन को लेके बड़ी दिक्कत रहती है। क्या है? ये सिंगुलर और प्लूरल रेफरेंसेज ही हैं। क्या है ये? सिंगुलर और प्लूरल रेफरेंसेज ही हैं। जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है जो स्पीसीज से लेकर किंगडम तक जाती है, अगर मैं किसी इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करूं, किसी इंडिविजुअल टेक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करूं तो उसको क्या कहूंगा? क्या? लेकिन वो अगर टेक्सा इंडिविजुअल कैटेगरी कही जा रही है तो फिर टेक्सोन किसको कहा जाएगा? सिंगुलर रेफरेंस कौन सा? टेक्सा और टेक्सोन? टेक्सोन। सिंगुलर रेफरेंस जैसे अब मैंने पहले भी आपको बताया था, हम इसको समझने के लिए बहुत इजी एग्जांपल ले सकते हैं। आप एग्जाम हॉल में भी जब बैठे हैं तो आप पता रखें, आपके पास आसपास जो जब बैठा है हर एक इंडिविजुअल क्या है? क्या है? टेक्सोन। क्या है? वो टेक्सोन है। लेकिन कम्युलेटिवली सब क्या है? मैं इंडिविजुअल टेक्सोन हूं, आप भी इंडिविजुअल टेक्सोन हैं, लेकिन हम सब कंबाइंडली। तो किसी भी टेक्सोनोमिक हायरार्की में स्पीसीज से लेकर किंगडम तक जब आप जाते हैं, हर एक कैटेगरी, ईच कैटेगरी इज कॉल्ड एज द टेक्सोन एंड कम्युलेटिवली दे आर टेक्सा। वो एक साथ सारे क्या हैं? टेक्सा हैं। ठीक है। तो आगे आते हैं। अब देखो नोमेनक्लेचर में स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है और इसमें आपको पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे एग्जांपल एक अपन लिख लेते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, हम इसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद देखो बच्चों आगे आप बात करें तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसके कुछ रेफरेंसेज हैं। साइंटिफिक नेम ऑलवेज लैटिनाइज्ड होंगे एंड रिटन विद द फॉन्ट ऑफ इटैलिक। तो इनका जो इटैलिक स्टाइल में लिखा जाना है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनके ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इटैलिसाइज करना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिन को। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखें आप। जब हैंड रिटन किए जाएंगे तो क्या किया जाएगा? सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। फर्स्ट नेम जो है वो किससे होता है? जीनस। सेकंड स्पीसीज, तो फर्स्ट जेनेरिक एपिथेट एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और स्पीसीज नेम जो है वो स्मॉल लेटर के साथ होता है। ऑथर का नेम भी आप चाहें तो बाद में लिख सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका लिनियस। ठीक है, लिन इन शॉर्ट लिखा जाता है।
ठीक है। अब ये देखो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ये खत्म है, क्योंकि आपको पता है हमारे टेक्सोनोमिक टूल्स जो है वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो आप देखो ये स्पीसीज से किंगडम, बताओ सबसे पहले जो एरो यहां मैं बना रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर? दिस इज द, ध्यान रखें आप बच्चों, ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है ये। इधर से इधर अगर आप आएंगे तो क्या है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। आप ये कह सकते हैं हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी अपने आप में एक टेक्सोनोमिक रैंक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं ये है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये कंप्लीट क्या है? टेक्सोनोमिक, जिसमें स्पीसीज से लेकर किंगडम तक हम जाते हैं। जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ हम जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जब हम जाते हैं, तो बताओ कॉमन कैरेक्टर्स का क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। ये क्वेश्चन आता है, कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ग्रॉस जनरलाइजेशन मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ग्रॉस जनरलाइजेशन या जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स, जनरलाइजेशन या फिर आप कह देंगे जनरल कैरेक्टर जो है वो क्या होंगे? ऑलवेज इंक्रीज होंगे, जनरल कैरेक्टर्स विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो यहां स्पीसीज से किंगडम। अब देखो इनमें अगर देखा जाए तो एक प्रैक्टिकली या जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो सिर्फ कौन हो सकता है? स्पीसीज। इसके अलावा बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे आप कह सकते हैं क्या हैं? थ्योरेटिकल कॉम्पोजिशंस हैं, जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कर रखा है? ग्रुपिंग कर रखी है। तो ये सब जो है वो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, स्पीसीज जो है वो फिजिकली एग्जिस्टेंस में होता है, ठीक है। इसके बाद देखो अपन सीधा इस पे डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी की बच्चों एक टेबल आपको दे रखी है, जिसमें जैसे ह्यूमन, मैन आप ले सकते हैं, होमो सैपियन बायोलॉजिकल नेम है, होमोजीनस है, फैमिली होमिनिडी, प्राइमेटा, मेमेलिया, कॉर्डेटा। तो देखो ये फाइलम डिवीजन दे रखा आपको। अच्छा आपको पता है ये फाइलम और डिवीजन जो है, इसमें प्लांट्स के लिए डिवीजन मेंशन किया जाता है, एनिमल्स के लिए फाइलम मेंशन किया जाता है। ऐसे के ऐसे ये पूरा टेबल आपको क्लियर होना चाहिए। हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, तो ये सारे जो हैं वो रेफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में इससे रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब फटाफट 2 क्वेश्चन है, उनका आंसर करिए। चैप्टर कंप्लीट है, जिसको हमने ओवरऑल रैपिडली रिवाइज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन? कौन सा आईसीबीएन के रूल के अगेंस्ट है? कौन बताएगा जल्दी से? माइक लीजिए, जल्दी बताइए। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, सही बात है। उसके बाद अर्ली स्पीसीज शुड, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिकाइज्ड। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक। लास्ट रेफरेंस एक है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। ये सिमिलर क्वेश्चन था, वैसा ही जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फाइनल कंप्लीट हुआ। द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनोमी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थे वो हमने एक तरीके से सारे रिवाइज किए। इसके अलावा टेक्सोनोमिक जो रेफरेंसेस थे उनका भी सुपर रिवीजन किया। तो सबको क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? ओके, थैंक यू।